गुप्त वंश का सबसे महान शासक रहा था समुद्रगुप्त। भारत के इस नेपोलियन के समक्ष विश्व के सभी नृप रहे तुच्छ महान शूरवीर और कला का पुजारी यह सिंह पुरुष अपने आप में अद्वितीय था। नहीं था उसका कोई जोड़, उससे वक्त भी व्यक्तित्व ऐसा पूजनीय था। समुद्र की तुलना अधिकतर उन महान राजाओं की जाती है जो इतिहास में अमर हो गए थे, जिनका यश महान और जो अपने कार्यों से इतिहास में सुरक्षित हो गए थे। भारत के सबसे महान शासक ने अपने बाहुबल से पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहरा दिया था। नेपाल हो या चाहे वर्मा हो, चाहे अफगानिस्तान हो, यश इसका सर्वत्र फैल गया था। अकेले ही अपने दम पर हर राज्य को बाध्य कर दिया था झुक जाने के लिए। इसकी गाथा इलाहाबाद के विजय स्तंभ में बहुत मार्मिक ढंग से गाई गई है। महानता इसकी बताने के लिए इसके उदार हृदय की प्रशंसा बहुत खुलकर की गई है। यश इसका बाने के लिए है प्रसिद्ध के अनेक बौद्ध धर्म राजाओं को उसने अनुमति दी बौद्ध विहार बनाने के लिए। कला का पुजारी यह स्वयं भी संगीत का और काव्य का बहुत बड़ा रसिया था। इसने एक से एक संगीत और काव्य की रचना कर बड़े बड़े संगीतज्ञ और कवियों को भी हैरान किया था। इसे कविराज की भी उपाधि प्रदान की गई इसकी महान प्रतिभा के कारण है। मिले जो सिक्के अंकित है सभी पर इसकी ही महानता झांकी मनोहर। कहीं यह वीणा बजा रहा है तो कहीं तलवार है विशाल हाथों में। अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है मल्लों के साथ अखाड़े में। गुप्त वंश का सबसे महान शासक होने के साथ साथ ही विश्व का भी सबसे महान शासकों में एक था। कहते हैं इससे भारत का नेपोलियन, पर यह नेपोलियन से भी कई कदम आगे था। बहुत गर्व है हमें अपने इस महान भारत माता के सपूत पर जिसने मस्तक हमारा ऊंचा किया था, जो अपने पौरुष बल से भारत ही नहीं विदेशों पर भी अपने प्रतिभा का परचम लहरा दिया था। इसकी प्रतिभा को देखते हुए ही इसके पिता ने अपना सारा राज जीते जी इसे सौंप दिया था। इसकी कीर्ति इसके कई अश्वमेध यज्ञ द्वारा भी सिद्ध होती है, जहां बड़े बड़े शूरवीर राजाओं को चरणों में झुका दिया था। मस्तक झुकाने में ही गर्व महसूस करते थे, जो कभी अपनी बेटी तो कभी अपनी बहन का हाथ इसके हाथों में देखकर अपना राज सुरक्षित कर देते थे, जो किसी विद समुद्रगुप्त से नाता जोड़कर। स्वयं इसने भी अपनी बेटी की शादी मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए उच्च घराने में की थी मिली, जहां से व्यापक सहायता विजयपथ की प्रशस्ति हेतु ऐसी ही रणनीति प्रज्वलित हुई थी। अपने अपार पौरुष बल से इसने सबसे प्रथम अपने शत्रुओं का सफाया किया थे, जो इसके अग्रज कुछ भाई राज्य प्राप्ति के लोभी, उन्हें भी दमित और शांत किया। काछा नामक इसके अग्रज ने बहुत लगाई जोर सिंहासन प्राप्ति के लिए नहीं था, यद्यपि जो पिता का कृपा पात्र, फिर भी भाग्य अपना आजमाने के लिए। पर यह अपने पुरुषार्थ से उन सभी को धूल में मिला दिया। पिता की इच्छा को स्वीकार करते हुए गुप्त वंश का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। जीते जी ही इसकी प्रतिभा को देखकर इसके पिता ने शासन की बागडोर इसके हाथों दे निश्चित हो गए थे। समुद्रगुप्त को छोड़कर और कोई भी पुत्र इस महान शासन को संभालने की योग्यता नहीं रखता, वे परख गए थे। इस कारण से समुद्र के पिता ने बहुत कम उम्र में सारा राज्य इसके हाथों में सौंप दिया था, और यह भी अपने पिता की जो अपेक्षाएं थी उस पर खरा उतर दिखा दिया था। समुद्रगुप्त वास्तव में किस चीज का नाम है, यदि पिता ने सब भरोसा किया था, है उसके पूरी तरह लायक बिहार का ये शेर, जो पूरे भारत का गौरव शिखर बन गया था। करने लगे सभी इस पर गर्व, यह ऐसा उद्भट महावीर बन गया गाथा जिसकी आज भी अमर है इतिहास के पन्नों में। पाटलिपुत्र का ये पुत्र पूरे विश्व का जगमगाता सितारा बन गया, जिसकी चमक के सामने बड़े से बड़े राजा महाराजा भी फीके थे। बड़ा ही उदार हृदय का स्वामी समुद्रगुप्त दूसरे के दुख को देखते ही मन प्राण द्रवित हो जाते थे। किया इसलिए लाखों गायों का दान गरीबों और अनाथों के लिए इसका द्वारा हमेशा खुला रहता था। न जाने कितने अनाथ व गरीब ब्राह्मणों के लिए अनेकों पीड़ितों का इसने उद्धार किया। अकूत धन उन्हें देकर भूमि मकान जगह जमीन से भर दिया। रूप एक पिता की लेकर उत्तर पड़ता था वह रणभूमि में अपने पौरुष बल को तोलने के लिए। कभी संगीतज्ञ बनकर संगीत के क्षेत्र में अपनी कला को बिखरने के लिए, तो कभी कभी बनकर एक से एक काव्य की रचना कर बड़े बड़े कवियों को चमत्कृत कर देने के लिए, कभी गायक महान बनकर बड़े बड़े संगीतज्ञों को संगीत के अखाड़े में पछाड़ देने के लिए।
शोभित इसके अंग प्रत्यंग पर युद्ध के अनेक वीरोचित निशान थे। कहीं पर भाला, कहीं तीर तो कहीं फरसा तो कहीं गदाघात के अगहरे निशान थे। 20 साल की उम्र से ही जिसने अपना यश पूरे विश्व में फैला दिया था, झुका दिया दक्षिण के तमाम राजाओं को अपने चरणों में और अपने पौरुष की पताका पूरे विश्व में लहरा दिया था। नेपाल सहित कई पड़ोसी राजा भी इसे कर देने लगे थे। न जाने कितने महान राजा इससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। देकर अपनी बहन बेटी का हाथ इसके प्रचंड हाथों में अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया था। नाना प्रकार के उपहार भेजकर जिन्होंने समुद्र का हृदय जीत लिया था। समुद्रगुप्त अपने नाम के समान ही बड़ा ही धीर, गंभीर और समस्त गुणों का सागर था। लहराता था उसमें एक साथ पौरुष प्रखर तो कहीं दया धर्म का भी एक लहराता किनारा था, जिसमें गोता लगा कर न जाने कितने का जीवन सुधर गया। पा लिया कितनों ने नवजीवन और जीवन अपना निखार लिया। कई रानियां में से इसने एक रानी को पटरानी बनाकर उसे गौरव प्रदान किया। उसी का पुत्र पुनः राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और उसने भी पिता की कृति को आगे बढ़ा दिया। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी व उनका एक नाम अशोकादित्य भी था। वह वैश्विक इतिहास में सबसे बड़ा सफल सेनानायक एवं सम्राट माना जाता है। इसलिए समुद्रगुप्त का काल भारत के लिए स्वर्णयुग का प्रारंभ कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। उसे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का संरक्षक माना जाता है। उनका नाम जावा पाठ में तनत्रिकुमंदका के नाम से प्रकट है। उनका नाम विजय द्वारा अधिग्रहित शीर्ष होने के लिए लिया जाता है, जिसका अर्थ महासागर है। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी पिता ने उसकी प्रतिभा देख अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अतः उत्तराधिकारी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें समुद्र एक प्रबल दावेदार बनकर उभरा। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था जो महती षड्यंत्र का केंद्र उसका कर दिया सफाया था। समुद्रगुप्त भारत के वह महान शासक थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। यही कारण है कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है जाता। समुद्रगुप्त के पिता सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्रीकुमारी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासनभार सौंप दिया। प्रजाजनों को इससे विशेष हर्ष हुआ था, किंतु समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे रुष्ट हो गए थे। राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया व प्रतिद्वंद्वी में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। गृह कलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। पश्चात उसने दिग्विजय यात्रा की, जिसका वर्णन प्रयाग अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में है खुदा हुआ। पहले इसने आर्यावर्त के 3 शक्तिशाली राजवंशों पर आक्रमण था किया। इस तरह अहिच्छव का राजा अच्युत, पद्मावती का राजा नागसेन और राजकोट कुल्स को अपने अधीन किया। फिर बड़े समारोह के साथ पुष्पपुर में प्रवेश किया व इसके बाद उसने दक्षिण की यात्रा की और क्रम से कौशल, महाकांतर, भौरालपिष्टपुर का महेंद्रगिरी, पुनः कोट्टूर, एरंडपल्ला, कांची, अवमुक्त, वैंगी, पालक, देवराष्ट्र और कोस्थलपुर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की था। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के उन सभी राजाओं का समूल उच्छेद कर दिया जिनके नाम हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नंदी और बलवर्मा। इनकी विजय के पश्चात ही समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पपुर पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इस बार इन सभी राजाओं के राज्यों को उसने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 8वें राजाओं को इसने अपना परिचारक और अनुवर्ती बना लिया। इसके पश्चात इसकी महती शक्ति के सम्मुख किसी ने सिर उठाने का साहस नहीं किया। सीमा प्रांत के सभी नृपतियों तथा यौधेय, मानव आदि गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इसको स्वामी स्वीकार लिया। कामरूप, नेपाल, देवाक और कर्तृपुर इसकी अधीनता स्वीकार कर इसे कर देने लगे। मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, प्रार्जुन, संकानिक, काक और खरपरिक गणराज्य भी अधीनता स्वीकारने लगे। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था।
और उन्होंने बराबर उपहार भेज इसे संतुष्ट रखने का नियम बना लिया था। इनमें देवपुत्र शाही, शाहानुशाही, शप, मुरुंड और सिंगल के राजा प्रमुख थे। ये नृपति आत्मनिवेदन, कन्योपान, दान और गरुड़ध्वजान के ताज्ञा पत्रों के ग्रहण द्वारा समुद्रगुप्त की कृपा चाहते रहते थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक फैला तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंगल तक था फैला। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सांधिविग्रहिक महादंडनायक हरिपेन ने है लिखा, पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिर्थ नहीं था, वह सारी धरित्री को उसने अपने बाहुबल से बांध था रखा। इसने अनेक नष्टप्राय जनपदों का पुनरुद्धार भी किया, जिससे इसका सुयश सर्वत्र था फैल गया। सारे भारत में अबाध शासन स्थापित कर अनेक अश्वमेध यज्ञ कर ब्राह्मणों व अनाथों को अपार दान था दिया। शिलालेखों में इसे चिरोत्सन अश्वमेधाहर्ता और अनेकाश्वमेध्याजी कहा गया है। हरिसेन ने इसका चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है, उसका मन व प्राण सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक धर्म का अनुगामी था। उसके काव्य से कवियों के बुद्धि वैभव का विकास होता था। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उसमें था न रहा। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता, अपूर्व युक्त भुजबल ही उसका सर्वोत्तम सखा था। परशु, बाण, शिकु आदि अस्त्रों के घावों से ही उसका तन अलंकृत होता था। उसकी नीति थी साधुता का उदय हो तथा असाधुता कर हो नाश। उसका हृदय इतना मृदुल था कि प्रणतिमात्र से पिघल उसने लाखों गायों का किया था दान। कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सर्जन किया था कि विद्वानों द्वारा भी कविराज कहकर उसका सम्मान किया जाता था। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिनसे उसकी शूरता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण आभास मिलता है। राजा मेघवर्ण को बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति से इसकी महती उदारता का परिचय मिलता है। ये पूरे भारतवर्ष का प्रथम महाशक्तिशाली सम्राट था। इसकी अनेक रानियों में पट्टमहिषी दत्त देवी थी, जिनसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जन्म लिया था। चंद्रगुप्त मगध राजा गुप्त वंश का प्रथम शासक था, जिसने एक लिच्छावी राजकुमारी कुमारी देवी से ब्याह किया था, जिनकी वजह से उन्हें गंगा के तटीय जगहों पर एक पकड़ मिला था। उन दिनों जो उत्तर भारतीय वाणिज्य का मुख्य स्रोत माना गया था। उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक एक प्रशिक्षु के रूप में बेटे के साथ उत्तर मध्य भारत में शासन किया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार राज्य, जो आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है, हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज्य शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद ही आराम था किया। उनका शासनकाल एक विशाल सैन्य अभियान के रूप में वर्णित है किया गया। शासन शुरू करने के साथ ही उन्होंने रोहिलखंड और पद्मावती के पड़ोसी राज्यों पर हमला था किया। बंगाल और नेपाल के कुछ राज्यों के पर भी आधिपत्य प्राप्त किया। साथ ही असम राज्य को शुल्क देने के लिए विवश किया। कुछ आदिवासी राज्य मलवास, यौधेयस, अर्जुनयस, अभिरस और मधुरस को भी अपने राज्य में विलय था कर लिया। पुनः अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पूर्वी ईरान, खुशानक और सकस भी साम्राज्य में शामिल कर लिया। समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत कौसंबी शिलालेखों में से एक पर उत्कीर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। इस शिलालेख पर लिखा है, जिसका खूबसूरत शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भाले, बर्छी, तलवारें, शूल के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। ऐसे महावीर के समक्ष भारत क्या पूरा विश्व ही झुका हुआ है। ये शिलालेख भारत के राजनीतिक भूगोल की वजह से भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि इसमें 4वीं शताब्दी के राजाओं और लोगों का नाम खुदा हुआ है। इनमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान पर लिखा गया है, जिसके लेखक हरिसेना थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार के एक महत्वपूर्ण कवि थे। समुद्रगुप्त जहां उत्तर भारत के एक महान शासक थे, वहीं दक्षिण में उनकी पहुंच को स्वयं दक्षिण के राजा भी बराबर नहीं कर पाते थे। ये दक्षिणी अभियान बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण उससे ले गया। मध्य प्रदेश के वन इलाकों के माध्यम से इस क्षेत्र में था वह पहुंच गया।
ओडिशा तट को पार कर गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर जिलों सहित कांचीपुरम को अधीन किया। यहाँ हालांकि वह प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं था किया। अपने दुश्मनों पर कब्जा करने के बाद उन्हें सहायक राजाओं के रूप में करता था बहाल। इस नियम ने मौर्य वंश के निधन प्राप्त करने से गुप्त साम्राज्य को रोका था। तत्काल एक राजनेता के रूप में जो अपनी क्षमताओं के लिए एक वसीयतनामा था बना। उसकी महत्वाकांक्षा राजा, चक्रवर्ती या महानतम सम्राट शासक बनने से प्रेरित था। उत्तर में सभी प्रदेशों की विजय और विलय, जिसका मतलब था उसने दिग्विजय की नीति को अपनाया। दक्षिण में उनकी नीति विजय नहीं बल्कि विलय, जिसका मतलब था धर्म विजया। समुद्रगुप्ता अन्य दावेदारों पर उसके पिता ने सम्राट के रूप में चुना था। जाहिरा तौर पर शासन के अपने पहले साल में विद्रोहों को दबाने के लिए किया गया था। कांचीपुरम के दक्षिणी पल्लव राज्य में है, वहां वह राजा विष्णुगोपा को हराया। श्रद्धांजलि का भुगतान करने पर उनके सिंहासन को बख्श फिर अन्य को हराया। दक्षिणी राजाओं में शक्ति बहाल कर कई उत्तरी राजाओं हालांकि उखाड़ा गया। उनके प्रदेशों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। समुद्रगुप्त की शक्ति की ऊंचाई पर लगभग सभी गंगा तटीय प्रदेश उसके कब्जे में था। पूर्व में बंगाल, असम, नेपाल, पंजाब के पूर्वी भाग और राजस्थान के शासकों से श्रद्धांजलि प्राप्त किया था। 9 सम्राटों को उखाड़ समुद्रगुप्त एक शानदार कमांडर था। एक महान विजेता अपने विजय अभियान के वर्णन से साबित हो गया था। समुद्रगुप्त के अभियानों का विवरण के अनुसार अपनी सेना के अलावा एक शक्तिशाली नौसेना भी उसके पास थी। शक और कुषाण की तरह विदेशी के कई अन्य शासकों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उनकी सेवाओं के संग सबसे पहले उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शासकों को पराजित था किया। कामरूप, पूरब और पंजाब में व बंगाल सहित विंध्य क्षेत्र के जंगल जनजातियों को भी निज आधिपत्य में लाया। प्रारंभ में समुद्र ने उस समय मौजूदा गुप्त साम्राज्य की सीमा से सटे क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उसने ऊपरी गंगा घाटी के शासक पर हमला किया और कई अन्य राजाओं के राज्य को नष्ट कर दिया। विशेष रूप से रुद्रदेव, मतिला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बलवर्मन। इनमें से कुछ शासकों और उनके द्वारा शासित राज्यों की पहचान अभी भी नहीं है स्पष्ट। हालांकि यह अनुमान है कि इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश स्थित हैं और साम्राज्य में शामिल किए गए। उस वक्त समुद्रगुप्त सिर्फ हिंसक विनाश के लिए नहीं जाना था, पूरे भारतवर्ष मध्य भारत के वन राज्यों अट्विका राज्य के राजा समस्त समुद्रगुप्त को प्रेम भाव से श्रद्धांजलि अर्पित कर व प्रणाम कर सेवक बन जाते थे। तत्काल राजा समताता, देवका और कामरूप नेपाल देश और करत्रिपुरा इन क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, उन्हें भी समुद्रगुप्त ने अपने साथ मिला लिया। अन्य कई राज्य जैसे माल, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रका, अभीर, प्रर्जुन, सनकनिक, काका और खारा परिक शामिल थे। इनमें राजस्थान और पंजाब के वर्तमान राज्यों के कुछ हिस्सों सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्र शामिल थे। समुद्रगुप्त ने कई निर्दयी राजाओं द्वारा जबरदस्ती कब्जाए हुए राज्य और राजाओं को भी कैद से छुड़ाया और उनका राज्य वापस उन्हें ही सौंप महान उदारता का परिचय दिया। इनमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र और तेलंगाना सहित पूर्वी और दक्षिण तटों के राजा शामिल थे। नहीं बचा ऐसा कोई राजा नकेल जिसमें दासत्व के न डले थे। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना वकट का राजा रुद्रसेन द्वितीय और पश्चिमी क्षत्रपों के रूप में शक राजवंश द्वारा सदियों से शासन किया गया था, जो काठियावाड़ के सौराष्ट्र की प्रायद्वीप के पराजय के साथ अपने वैवाहिक गठबंधन में बंधा था, क्योंकि विवाह गुप्तों की विदेश नीति में एक प्रमुख स्थान रखता था। गुप्तों ने लिच्छवियों से वैवाहिक गठबंधन कर बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। समुद्रगुप्त ने पड़ोसी राज्यों से उपहार स्वीकार कर लिया था, एक ही उद्देश्य के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय नागा राजकुमारी कुबनगा से शादी की और वकटका राजा से शादी में अपनी बेटी प्रभावती रुद्र शिवसेना द्वितीय दे दी थी। यह एक रणनीति खेल भौगोलिक स्थिति पर कब्जा कर लिया था, जो वकटका राजा के अधीनस्थ गठबंधन सुरक्षित रूप वकटका गठबंधन कूटनीति का जबरदस्त प्रहार था।
दक्षिण के अन्य राजवंशों ने भी गुप्ता शाही परिवार में शादी कर ली। समुद्रगुप्त ने इस प्रकार अपने प्रभाव से दक्षिण में मैत्रीपूर्ण संबंधों सुनिश्चित की। पुस्तकों से अधिक समुद्रगुप्त को शिलालेख द्वारा और जारी किए गए सिक्कों के माध्यम से जाना जाता है, जो 8 विभिन्न प्रकार के और सभी शुद्ध सोने का बना हुआ था। उसके विजय अभियान ने कुषाण के साथ अपने परिचित से सिक्का बनाने विशेषज्ञता लाया। निश्चित रूप से समुद्रगुप्त गुप्ता मौद्रिक प्रणाली का पिता था। उन्होंने सिक्कों की विभिन्न प्रकार शुरू कर दिया था। वे मानक प्रकार, आर्चर प्रकार, बैटल एक्स प्रकार, टाइगर कातिलों का प्रकार, राजा और रानी के प्रकार और वीणा प्लेयर प्रकार के रूप में जाना जाता है। वे तकनीकी और मूर्तिकला चालाकी के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन के सिक्कों की कम से कम 3 प्रकार, आर्चर प्रकार, लड़ाई कुल्हाड़ी और टाइगर प्रकार मार्शल कवच में समुद्रगुप्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे विशेषणों वीरता, घातक लड़ाई कुल्हाड़ी, बाघ असर सिक्के उसकी एक कुशल योद्धा जा रहा है साबित होते हैं। सिक्कों की समुद्रगुप्त के प्रकार वह प्रदर्शन किया बलिदान और उसके कई जीत और दर्शाता है। समुद्रगुप्त धर्म का धारक था क्योंकि धर्म के कारण के लिए अपनी सेवाओं दी है। इलाहाबाद शिलालेख में उसके लिए धर्म बंधु की योग्यता शीर्षक का उल्लेख है, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं था। उनका बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण और महेंद्र के अनुरोध की स्वीकृति। बोधगया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करने के सीलोन के राजा कथन से वह अन्य धर्मों का सम्मान साबित होता है। उसे लक्ष्मी और गंगा के आंकड़े अन्य सिक्कों के साथ द्वारा ब्राह्मण धर्मों में उसका विश्वास साबित होता है। समुद्रगुप्त ने धर्म की सच्ची भावना आत्मसात किया था, जो इलाहाबाद शिलालेख में करुणा से भरा हुआ के रूप में वर्णित किया गया, जहां गायों के हजारों के कई सैकड़ों के दाता के रूप में वर्णित किया गया है। समुद्रगुप्त 51 वर्षों तक शासन किया और ताज के सबसे योग्य के रूप में चयनित किया गया था, जो अपने अनेकों बेटों में से एक को राजा द्वारा चुना गया था। यह शासक विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्ता द्वितीय के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई, जिसे आदर्श मिसाल माना जाता है। प्रसरण बोधवरण इक्वल्स यह नीति उत्तरी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने अधीन करता था। ग्रहण मोक्षनुग्रह इक्वल्स यह नीति दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत दक्षिणी राजाओं को पराजित कर उसका राज्य उसे वापस लौटा बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था। गुप्त वंश का सबसे महान शासक रहा था समुद्रगुप्त। भारत के इस नेपोलियन के समक्ष विश्व के सभी नृप